नमस्कार। क्यूज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और निरंतर अपने स्वाध्याय में व्यस्त होंगे। हमारी जो राजस्थान की जो क्लासें चल रही थी उसी को हम आज आगे बढ़ाते हुए एक नए टॉपिक के साथ में आपसे वार्ता करने वाले हैं। तो आप सभी उम्मीद करता हूँ तैयार होंगे। आप अपने जो भी नोट्स बना रहे हैं इनको अच्छे डायग्राम के साथ, जैसे हमारी पीपीटी के माध्यम से दर्शाया जाता है, बिल्कुल पूर्णतः शुद्धता के साथ इनको बनाएं और आपके एग्ज़ाम से 10 दिन 15 दिन पहले आप इनका अच्छे से रिवाइज़ करें, जिसकी वजह से आपको अपने एग्ज़ाम में इनका जो महत्व है वो देखने को मिलेगा। अभी तो आपको समझ नहीं आएगा इनका महत्व, लेकिन जैसे ही आप एग्ज़ाम सेंटर से बाहर आओगे तब इनका महत्व आपको देखने को मिलेगा। तो इसी के साथ आज की हम हमारी कक्षा की शुरुआत करते हैं। आज हम राजस्थान में, अभी तक हमने राजस्थान के स्थिति विस्तार को जान लिया है, भौगोलिक प्रदेशों को जान लिया है, उसको जलवायु को जान लिया है। आज हम अफवाह तंत्र के बारे में अध्ययन करेंगे। हमारा जो राजस्थान है उसमें कौन सा अफवाह तंत्र हमें देखने को मिलता है, हम आज उसके बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे आज राजस्थान के उस टॉपिक की जिसका नाम है अफवाह तंत्र। क्या नाम है? अफवाह तंत्र। अब हमारे यहाँ पर जो राजस्थान है, राजस्थान में जो अफवाह तंत्र है हमें 3 तरीके का देखने को मिलता है, क्योंकि हमारा राजस्थान जो अरावली है, जो अरावली हमारे राजस्थान को 2 भौतिक विभागों में अलग अलग करती है। इधर वाला पूर्वी मैदान और इधर वाला पश्चिमी, जिसमें मरुस्थल है। ये 2 भागों में विभक्त करती है, एक तो पूर्वी और एक पश्चिमी। अब यहाँ से क्या होता है कि जो अरावली है, अरावली की पश्चिम वाली जितनी भी इधर नदियाँ निकलती हैं वो सभी किस में जाती हैं? वो सभी जाती हैं अरब सागर में। किस में जाती हैं? अरब सागर में। सभी से तात्पर्य वह नदियाँ जो अंतःस्थलीय प्रवाह क्षेत्र में नहीं आती, वो सभी नदियाँ किस में जाती हैं? अरब सागर के अंदर जाती हैं। और जो पूर्व वाली नदियाँ हैं, जो पूर्व हैं, अरावली के पूर्व में स्थित नदियाँ हैं, उनका जो प्रभाव क्षेत्र है वो कहाँ जा कर के मिलती हैं? तो वो मिलती हैं बंगाल की खाड़ी में। बंगाल की खाड़ी। अरावली के पश्चिम वाली सभी नदियाँ जो कि अंतःस्थलीय प्रवाह क्षेत्र में नहीं आती, वो अरब सागर में जाती हैं। और पूर्वी राजस्थान की वो सभी नदियाँ जो पूर्वी मैदान में प्रवाहित होती हैं वो बंगाल की खाड़ी में जाती हैं। और तीसरा अफवाह क्षेत्र पढ़ते हैं हम अंतःस्थलीय। अंतःस्थलीय से तात्पर्य है कि जो अंतःस्थलीय नदियां हैं वो क्या हैं? अंतःस्थलीय का, जैसे हमारे यहाँ से कोई नदी प्रकट होती है और इधर आकर के वो स्वयं विलीन हो जाती है, क्योंकि हमारे पश्चिमी राजस्थान में हमें मरुस्थल देखने को मिलता है। और उस मरुस्थल की वजह से जो नदियाँ होती हैं वो क्या हो जाती हैं? विलुप्त हो जाती हैं। ऐसी नदियाँ जो राजस्थान में एक जगह या कहीं जा कर के समाप्त हो जाती हैं, उन्हें हम अंतःस्थलीय के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? अंतःस्थलीय के नाम से जानते हैं। तो हम अफवाह तंत्र में 3 तरीके से पढ़ेंगे। पहले जो अरब सागरीय तंत्र में, यानी अरब सागर में कौन कौन सी नदियों का विलय होता है, बंगाल की खाड़ी की किसका विलय होता है, और अंतःस्थलीय नदियाँ कौन सी हैं, यानी कि अंतःस्थलीय प्रवाह क्षेत्र की जो नदियाँ जो राजस्थान में ही समाप्त हो जाती हैं, हम उनका विस्तृत अध्ययन करेंगे। अब हमारे राजस्थान में मरुस्थल अधिक है। मरुस्थल अधिक होने की वजह से क्या होता है कि जो नदियां हैं वो राजस्थान में प्रकट होकर के राजस्थान में ही समाप्त हो जाती हैं। तो हमें पता है कि 61.11% भाग पर हमारा डेजर्ट है, मरुस्थल है। मरुस्थल, अब जब हमारे यहाँ पर 2/3% मरुस्थल है तो उस क्षेत्र में क्या होता है? नदियाँ प्रकट तो हो जाती हैं, नदियाँ का उद्गम हो जाता है, लेकिन नदियाँ मरुस्थल की वजह से विलुप्त हो जाती हैं। इस वजह से हमारे यहाँ पर सबसे अधिक जो देखा जाता है तो कौन सा क्षेत्र है? अंतःस्थलीय वाला। कौन सा है? अंतःस्थलीय, यानी अंतःस्थलीय प्रवाह क्षेत्र की जो नदियाँ हैं वो हमें अधिक देखने को मिलती हैं। तो इसके अंदर अंतःस्थलीय सबसे पहले स्थान पर आता है, दूसरे पर आता है बंगाल की
खाड़ी। कितना आता है? बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी में जो हमारा, अगर इनका रेशो देखा जाता है अपवाह तंत्र का 100% का, 100% का रेशो देखा जाता है, तो कौन सी अपवाह तंत्र में कितना योगदान देती है, तो उसके बारे में हम जानते हैं। बंगाल की खाड़ी देती है 23% का योगदान, यानी कि जो हमारे राजस्थान की टोटल नदियाँ देखी जाएँ उसमें से 23% कहाँ जाएंगी? हमारी बंगाल की खाड़ी में। अरब सागर की बात की जाती है तो 17%, कितनी? 17% नदियाँ कहाँ जाती हैं? अरब सागर में। 23% नदियाँ बंगाल की खाड़ी में। 23-17 कितने हुए? 23-17 हुए हमारे 40%। तो बचा हुआ हमारा जो 60% है वो अंतः स्थलीय नदियाँ हैं, यानी कि अरब सागर में 17% है, बंगाल की खाड़ी में 23% है, और जो अंतःस्थलीय है वो 60% है। वो कौन सा है? अंतःस्थलीय प्रवाह क्षेत्र की नदियां हमारे राजस्थान में देखने को मिलती हैं। अब हम एक एक अरब सागर की जो नदियां हैं उनका अध्ययन करेंगे, उसके बाद में बंगाल की खाड़ी का, उसके बाद में अंतःस्थलीय की। यानी जो अरब सागर की जो नदियां हैं वो कौन कौन सी नदियां हैं, हम उनका आज विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो इस कक्षा के अंदर भी हम अरब सागर की ओर जाने वाली उन सभी नदियों के उद्गम स्थल, उन नदियों की सहायक नदियों के बारे में जानेंगे, उन पर कौन से बांध बने हुए हैं, कौन सी परियोजनाएं बनी हुई हैं, उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं, उन सभी का हम आज विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं अरब सागर की ओर जाने वाली नदियों के बारे में। तो जो राजस्थान का अपवाह तंत्र है, अरब सागर 17%, बंगाल की खाड़ी 23%, अंतःस्थलीय 60% बता दिया। राजस्थान में ये अरावली है, अरावली की पश्चिम वाली सभी नदियाँ किस में आएंगी? अरब सागर में। किस में आएंगी? अरब सागर में। पूर्व वाली सभी आएंगी बंगाल की खाड़ी में। किस में आएंगी? बंगाल की खाड़ी में। और जो ना बंगाल की खाड़ी में जाती हैं ना अरब सागर में जाती हैं, वो किस में आती हैं? अंतःस्थलीय में। अंतःस्थलीय में ये अंतःस्थलीय प्रवाह क्षेत्र पाया जाता है, जो कि सर्वाधिक पाया जाता है। कितना पाया जाता है? 60%। उसके बाद बंगाल की खाड़ी का 23%, अरब सागर का 17%। पूछ लेगा कभी कि राजस्थान के अपवाह तंत्र को आप अवरोही क्रम में या आरोही क्रम में स्थित कीजिए, तब हमें इनको अवरोही और आरोही क्रम में स्थित करना होगा। तो याद रखना 17, 23 और 60। तो ये हो गया हमारा 100%। जो राजस्थान का अपवाह तंत्र था वह। अब राजस्थान देश के सतही जल का या नदी जल का 1.16% रखता है। राजस्थान जो सतही जल या नदी जल है उसका 1.16% रखता है, और भूमिगत जल का देखा जाता है तो 1.69%, यानी कि समथिंग 2% अपना राजस्थान रखता है। देख सकते हो आप, इतने बड़े भारत में हमारे राजस्थान में जल की कितनी बड़ी समस्या है। 99% को छोड़ दिया जाता है और 1% ही जल अपने पास में रखता है। 1.16% जल अपने पास में रखता है, जबकि राजस्थान हमारे भारत का सबसे बड़ा राज्य है और 6.85 करोड़ जनसंख्या रखता है, लेकिन जल का कितना रखता है? 1.16%। यह नदी जल या हमारे देश के सतही जल का हिस्सा रखता है। भूमिगत जल का पूछा जाता है तो 1.69% या 2%, यानी कि 50 से ऊपर वालों को हम 2% में काउंट कर लेते हैं। अगर एक्यूरेट पूछा जाता है तो 1.69%। अधिकांश नदियाँ अंतःप्रवाही हैं। अंतःप्रवाही यानी कि ना तो बंगाल की खाड़ी में जाती हैं ना अरब सागर में जाती हैं। इसका कारण क्या है? क्योंकि हमारे यहाँ पर मरुस्थल अधिक है। जो मरुस्थल है वो अधिक है, 2/3% भाग पर क्या है? मरुस्थल है। तो इस वजह से जो अधिकांश नदियाँ हैं वो कैसी हैं? अंतःप्रवाही नदियाँ हैं। अरावली पर्वतमाला जल विभाजक रेखा का कार्य करती है। जो अरावली पर्वतमाला है वो जल विभाजक का काम करती है। हमने पढ़ लिया था अरब सागर, बंगाल की खाड़ी। तो ये क्या करती है? जल विभाजक का कार्य करती है। कौन? अरावली पर्वतमाला। हमारे यहाँ पर पूछा जाता है मुख्य नदी बेसिन कितने हैं? मुख्य नदी बेसिन है हमारे पास में 15 और उपबेसिन है 58। कभी पूछ लिया जाता है कि मुख्य नदी, राजस्थान में मुख्य नदी बेसिन 15
और ओपन नदी बेसिन 58 है। सतही या नदी जल का 1.16% रखती है, भूमिगत जल का 1.69% या 2% हिस्सा रखती है। उसके बाद में अधिकांश जो नदियां हैं वो अंतःप्रवाही हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पर राजस्थान में मरुस्थल अधिक है, 2/3 हिस्से पर मरुस्थल है। उसके बाद में जो अरावली है वो अरावली क्या है, जल विभाजक रेखा का कार्य करती है, क्योंकि ये 2 अलग अलग पार्टों में नदियों को डिवाइड करती है, एक अरब सागर और दूसरा बंगाल की खाड़ी। मुख्य नदी बेसिन 15 और उप बेसिन 58। आगे आज हम अरब सागर की ओर जाने वाली नदियों का अध्ययन करने वाले हैं। अरब सागर की ओर कौन कौन सी नदियां प्रवाहित होती हैं, तो उसी क्रम में सबसे पहली नदी पढ़ेंगे हम लूनी, उसके बाद में माही, उसके बाद में पश्चिमी बनास, उसके बाद में साबरमती। कभी कभी तो यही क्वेश्चन पूछ लेता है, यहीं से क्वेश्चन पुटअप कर लेगा वो कि अरब सागरीय नदियां निम्न में से कौन सी हैं। 3 ऑप्शन इनमें से दे देगा, लूनी, माही, पश्चिमी बनास और साबरमती नहीं देगा, इधर से दे देगा कोई भी चंबल। तो अरब सागर की नदियाँ कौन सी नहीं है, चंबल नहीं है। दूसरा, अरब निम्न में से अरब सागर की नदी कौन सी है, इनमें से सिर्फ एक ऑप्शन देगा और उधर से 3 ऑप्शन दे देगा। तो हमें बताना है इनमें से जो भी ऑप्शन आता है, ज़्यादातर सबसे अधिक पूछी जाने वाली नदियाँ और अरब सागर की ओर जाने वाली नदियाँ हैं। पहली लूनी, दूसरी माही, पश्चिमी बनास, साबरमती। इसको याद रखना क्योंकि बनास पूर्व में भी है, बंगाल की खाड़ी की ओर भी जाती है, और इधर पश्चिमी बनास याद रख सकते हो। पश्चिम किधर है हमारा, मरुस्थल की तरफ, तो मरुस्थल की तरफ है तो वो अरब सागर की ओर जाएगी। साबरमती गुजरात में है, तो आप इसको इस हिसाब से याद रख सकते हो कि साबरमती गुजरात में है, यानी कि अरब सागर की ओर जाने वाली। पश्चिमी बनास हमारे राजस्थान के पश्चिम में, तो पश्चिमी बनास अरब सागर की ओर जाने वाली। माही नदी को सभी जानते हैं, दक्षिणी राजस्थान में प्रवाहित होती है। लूनी नदी जो है वो हमारी राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र से बहते हुए गुजरात में खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। ये हमें 4 नदियां याद रखनी है जो किस में जाती हैं, अरब सागरीय नदियां हैं, यानी अरब सागर में मिलने वाली नदियां हैं। आगे पढ़ते हैं हम, एक एक नदी को बड़े विस्तार से पढ़ेंगे। उस नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है, उसकी सहायक नदियाँ कौन सी हैं। तो सबसे पहले पढ़ते हैं हम लूनी नदी को। किसको, लूनी नदी को। अब लूनी नदी में से क्वेश्चन क्या पूछे जाते हैं, तो पहला क्वेश्चन है कि लूनी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है। तो लूनी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है, नागपहाड़ अजमेर। ये कौन सा हो गया, उद्गम स्थल। लूनी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है, उद्गम स्थल है हमारा नागपहाड़ अजमेर। ये हमारा नागपहाड़ है और ये अजमेर से निकलती है। अजमेर से निकलने के बाद में आगे चलने पर इसमें सबसे पहली और सबसे अधिक पूछे जाने वाली नदी है जोजड़ी, क्योंकि जो जोजड़ी नदी है वो जोजड़ी नदी राजस्थान की लूनी की एकमात्र नदी है। लूनी की एकमात्र नदी है जोजड़ी, जो कि नागौर से निकलती है और ये लूनी नदी में आकर के मिलती है, जो कि सिर्फ एक बाईं ओर से मिलने वाली नदी है। कौन सी, जोजड़ी। इसके बाद में आते हैं हम, थोड़ा सा आगे चलते। जोजड़ी का संगम स्थल कहाँ पर होता है, जोधपुर में। इसके बाद में इसमें आने वाली सबसे एक और महत्वपूर्ण नदी जो है वो है बांडी को रासायनिक नदी के नाम से जाना जाता है। रासायनिक नदी क्यों, क्योंकि इस नदी के किनारे पर क्या है, कारखाने अधिक स्थित हैं, इसलिए इसे किस नाम से जाना जाता है, रासायनिक नदी के नाम से जाना जाता है। ये बहुत अधिक मात्रा में प्रदूषित नदी है। प्रदूषित नदी के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि जो रंगाई छपाई के कारखाने स्थित हैं उनसे जो केमिकल्स निकलते हैं वो इस नदी में प्रवाहित हो जाते हैं। इस वजह से क्या होता है, इस वजह से ये इस रासायनिक नदी के नाम से जानी जाती है। हमारी जो जोजड़ी नदी है वो कौन सी नदी है, एकमात्र नदी जो दाईं ओर से मिलती है। राजस्थान की एकमात्र नदी है जोजड़ी, जो कि दाईं ओर से मिलती है। पूछा जाएगा लूनी नदी
में एकमात्र नदी जो दाईं ओर से मिलती है तो कौन सी है? जोजड़ी नदी। लूनी नदी का उद्गम स्थल पूछा जाता है तो उद्गम स्थल है नागपहाड़ अजमेर से। अब बांडी नदी में थोड़ा सा आगे, जैसे ही बांडी नदी आगे चलती है तो यहाँ पर आकर के एक नदी और मिलती है, उसका नाम है गुहिया। क्या मिलती है? गुहिया। और ये दोनों जाकर के जोधपुर में जाकर के इसमें लूनी में मिल जाती हैं। उसके बाद में बांडी से थोड़ा सा नीचे लीलड़ी आती है। कौन सी आती है? लीलड़ी। और लीलड़ी भी जाकर के जोधपुर में मिल जाती है। उसके बाद में आती है मीठड़ी, फिर सूकड़ी तो और जवाई। ये सभी का उद्गम स्थल है। बांडी हो, लीलड़ी हो, मीठड़ी हो, सूकड़ी हो, जवाई हो, इन सभी का उद्गम स्थल है हमारी पाली से। पाली से ये निकलती हैं और कहाँ जा कर के मिल जाती हैं? लूनी नदी में। याद रखना, सागी, से सागी, से सिरोही, यानी सागी है वो सिरोही से निकलती है और वो लूनी में जा कर के मिल जाती है। लूनी नदी यहाँ से चलना प्रारंभ होकर के कच्छ के रण गुजरात में आकर के क्या हो जाती है? विलय हो जाती है। पुणे नागपाड़ अजमेर से इसका उद्गम होता है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो नदी है वो है जोजड़ी, जो एकमात्र नदी है जो दाईं ओर से मिलती है। और कहाँ पर मिलती है? जोधपुर तक। इससे एक और फैक्ट है, जोधपुर में जो बालोतरा है वहाँ पर ये जो नदी है वो मीठी रहती है, लेकिन जैसे ही बालोतरा बाड़मेर में आती है तो इसका पानी खारा हो जाता है। इस वजह से हम लूनी नदी को आधी खारी, आधी मीठी नदी के नाम से जानते हैं। जो हमारी लूनी नदी है, आप देख सकते हो लूनी नदी हमारे नागपाड़ अजमेर से चल करके कच्छ के रण गुजरात तक जा रही है, जिसमें हमारी पाली का, जोधपुर का, बाड़मेर का क्षेत्र जो इसका प्रभाव क्षेत्र है वो आता है। ये हमारे राजस्थान की कौन सी है? ये राजस्थान की जो पश्चिमी क्षेत्र है उसकी सबसे लंबी नदी है, या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं मरुस्थल की सबसे लंबी नदी। तो सबसे लंबी नदी कौन सी है? लूनी नदी। अब लूनी नदी से क्वेश्चन कौन सा पूछा जाएगा? दाईं ओर से मिलने वाली एकमात्र नदी जो लूनी में मिलती है तो कौन सी है? जोजड़ी। बांडी नदी रासायनिक नदी के नाम से किसे जाना जाता है? वांडी नदी को। लूनी नदी का पानी कहाँ पर आकर खारा हो जाता है? बालोतरा बाड़मेर पर। सागी नदी सिरोही से निकलती है और लूनी में मिल जाती है। अब इसमें पूछ लिया जाता है कभी कभी लूनी नदी की सहायक नदियों के बारे में, क्योंकि इनके नाम, सभी के नाम थोड़े से अजीब हैं, इस वजह से इनका नाम पूछ लिया जाता है। तो हमें याद रखना है बांडी, लीलड़ी, मीठड़ी, सूकड़ी, जवाई, खारी, गुहिया और जोजड़ी। जोजड़ी ऐसी नदी है जो कि अरावली से नहीं निकलती और ये हमारी अरावली से निकलती हैं। तो जोजड़ी एकमात्र ऐसी नदी जो दाईं ओर से मिलती है, अरावली से उद्गम स्थल नहीं होता। यहाँ हमारी ये जो लूनी नदी थी उसकी सहायक नदियों के बारे में जाना, उद्गम स्थल के बारे में जाना, और उसके जो विलय क्षेत्र था हमने उसके बारे में जाना। इसमें मिलने वाली नदियों से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि सहायक नदियों के नाम बताइए। आप इन्हें अच्छे से डायग्राम के रूप में अपने पेन जो भी नोट्स बना रहे हैं आप उनमें थोड़ा बहुत ही अच्छी तरीके से सटीकली उनको उतार लें और जाते समय इनको थोड़ा सा रिवाइज कर लें, जिसकी वजह से आपको एग्ज़ाम में बहुत फ़ायदा देखने को मिलेगा। तो अब आगे चलते हैं हम लूनी से और कौन से महत्वपूर्ण फैक्ट बनते हैं। अब पूछा जाता है कि लूनी नदी की कुल लंबाई, तो लूनी नदी की कुल लंबाई देखी जाती है तो 495 किलोमीटर। कितनी है? 495 किलोमीटर। अब वही पूछी जाती है राजस्थान, तो राजस्थान में है 320 किलोमीटर। हमारे राजस्थान में कितनी है? 320 किलोमीटर, 495 टोटल लेंथ है। आगे इसके उपनाम पूछ लिए जाते हैं, कभी उपनाम पूछ लिए जाते हैं। तो उपनामों में है पहला खारी, आधी खारी आधी मीठी। आपको बताया है कि लूनी नदी का पानी बालोतरा बाड़मेर में आकर के क्या हो जाता है? खारा हो जाता है। इसको अंतः सलीला के नाम से जानते हैं। अंतः सलीला किसने कहा था? कालिदास। कालिदास के अनुसार इसका एक और नाम मिलता है हमें देखने को, क्या मिलता है? अंतः सलीला। इसको लवणवती के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा था कि ये खारी हो जाती है। जब खारी हो जाती है तो ये लवणवती के नाम से भी जानी जाती है। जो बालोतरा बाड़मेर का था वहाँ पर आकर के क्या हो जाती है? लूनी नदी का पानी खारा हो जाता है। जैसे ये हमारी लूनी नदी है, ये हमारा बालोतरा बाड़मेर है, यहाँ से आगे का ये तो मीठा था, यहाँ से जैसे ही आगे आएगी इसका पानी क्या हो जाएगा? खारा
हो जाएगा। तो बालोतरा बाड़मेर में आकर के क्या हो जाता है, इसका पानी खारा हो जाता है। रेल या नाड़ा, इसको रेल या नाड़ा के नाम से जानते हैं। कहाँ पर जानते हैं, जो जालौर में लूनी नदी का अपवा क्षेत्र है, जालौर के अंदर लूनी नदी का अपवा क्षेत्र है, उसे स्थानीय भाषा में रेल या नाड़ा के नाम से जानते हैं। टोटल लंबाई 495, राजस्थान में 320 किलोमीटर। आदि खारी आदि मीठी नदी, अंतःसलीला कालिदास के अनुसार लवणवती नदी। बालोतरा में आकर के इसका पानी खारा हो जाता है, रेल या नाड़ा। जालौर में इस जो लूनी नदी का अपवा क्षेत्र है उसे रेल या नाड़ा के नाम से जानते हैं। मरुस्थल की सबसे लंबी नदी है, मरुस्थल की क्या है, सबसे लंबी नदी है, कौन सी, लूनी नदी। आगे चलते हैं हम। लूनी नदी पर कौन कौन से बांध बने हुए हैं, या लूनी की जो सहायक नदियां हैं उन पर कौन कौन से बांध हमें देखने को मिलते हैं। तो पहला जसवंत सागर, कौन सा है, जसवंत सागर। जसवंत सागर या पिच्याक बांध जो कि जोधपुर में है और लूनी नदी पर है। जसवंत सागर बांध, कई बार पूछा गया कि जसवंत सागर बांध कहाँ पर स्थित है, तो पाली में, और नदी पूछता है तो लूनी पर। पिच्याक बांध जोधपुर में लूनी नदी पर। जसवंत सागर को ही पिच्याक बांध के नाम से जाना जाता है। हेमावास बांध पाली में है और बांडी नदी पर है, याद रखना, हेमावास बांध पाली में है और बांडी नदी पर है। हेमावास, पाली, बांडी नदी। इसके बाद में बांखली डैम, बांखली डैम जालौर में स्थित है और सूखड़ी नदी पर है। बांखली डैम जालौर में स्थित है और सूखड़ी नदी पर स्थित है। इसके बाद में जवाई बांध, जवाई बांध सुमेरपुर पाली में स्थित है। जसवंत सागर पिच्याक बांध कहाँ पर स्थित है, वो है जोधपुर में, किस नदी पर है, लूनी नदी पर है। हेमावास बांध कहाँ पर है, पाली में, पाली में है और बांडी नदी पर है। बांडी नदी को रासायनिक नदी के नाम से जाना जाता है क्योंकि इसके किनारे रंगाई छपाई के कारखाने स्थित हैं। बांकली डैम जालौर में स्थित है और ये किस नदी पर स्थित है, सूखड़ी नदी पर स्थित है। इसके बाद जमाई बांध सुमेरपुर पाली में स्थित है। जो हमारा जमाई बांध है उसे हम मारवाड़ का अमृत सरोवर कहते हैं। जवाई बांध पाली को हम क्या कहते हैं, उसे कहते हैं हम मारवाड़ का अमृत सरोवर। पूछ लिया जाता है मारवाड़ का अमृत सरोवर किसे कहा जाता है, जवाई बांध पाली को। अब इसकी और कौन सी विशेषता है, पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध, पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध जवाई बांध। मारवाड़ का अमृत सरोवर, जवाई बांध। जवाई बांध की स्थिति सुमेरपुर पाली में। पानी की कमी होने पर सही जल सुरंग जो उदयपुर में स्थित है, ये राजस्थान की पहली जल सुरंग है। सही जल सुरंग कहाँ पर है, उदयपुर में है और ये राजस्थान की पहली जल सुरंग है। जब जवाई बांध पाली, ये हमारा जवाई बांध मान लिया हमने, ये हमारा जवाई बांध है। जब इसके अंदर पानी की कमी हो जाती है, पानी कम पड़ जाता है, तो इसके लिए पानी लाने के लिए एक सुरंग बनाई गई है। इसे, ये सुरंग है सेई जल सुरंग। कौन सी है, सेई जल सुरंग। तो सेई जल सुरंग जो कि उदयपुर में स्थित है, यहाँ से ये जवाई बांध पानी में, जवाई बांध में पानी छोड़ा जाता है, इसकी वजह से इसे पानी की आपूर्ति होती है। तो पानी की कमी होने पर सेई जल सुरंग उदयपुर से क्या किया जाता है, इसमें पानी छोड़ा जाता है। और जो सेई जल सुरंग है हमारे राजस्थान की पहली जल सुरंग है। अब आगे ये तो थी हमारी कौन सी, लूनी नदी। लूनी नदी के बारे में पढ़ा। नागपाड़ अजमेर से उद्गम होता है। दाईं ओर से मिलने वाली एकमात्र नदी वो है जोजड़ी। उसके बाद में सबसे पहली मिली थी हमारी बांडी, जिसे हम रासायनिक नदी के नाम से जानते हैं, उसमें खारी मिलती है। बांडी के बाद में लीलड़ी, मीटड़ी, सूकड़ी मिलती है और नीचे आकर के वो हमारी लूनी नदी किसमें मिल जाती है, खंबात की खाड़ी, गुजरात में उसका विलय हो जाता है। तो ये तो थी हमारी पहली नदी। पहली नदी किसको पढ़ा हमने, लूनी को। जो रेल या नाड़ा है जालौर में, जो लूनी नदी का अपवा क्षेत्र है उसके नाम से जाना जाता है। बालोतरा बाड़मेर में उसका पानी खारा हो जाता है। अब पढ़ते हैं हम माही नदी को। माही नदी का जो उद्गम स्थल है वो कहाँ से होता है, अमरेरू हिल्स, मेमंद झील।
मेमंद झील अमरेरू हिल्स मध्य प्रदेश। कहाँ से होता है? अमरेरू हिल्स मेमंद झील मध्य प्रदेश से होता है। अब जब ये हमारे राजस्थान में प्रवेश कहाँ से करती है, तो ये हमारे राजस्थान में प्रवेश करती है खांडू गांव वांसवाड़ा से। कौन से स्थान से? खांडू गांव वांसवाड़ा से। और ये माही नदी के कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं कि ये कर्क रेखा को 2 बार पार करती है। उल्टे यू आकार की नदी है जो दक्षिण की स्वर्ण रेखा के नाम से जानी जाती है, आदिवासियों की गंगा के नाम से जानती है, बागड़ की गंगा के नाम से जाना जाता है, कांठल की गंगा के नाम से जाना जाता है। तो ये कहाँ से प्रवेश करती है? हमारे खांडू गांव बांसवाड़ा से। उद्गम स्थल मेमल झील अमरेरू हिल्स मध्य प्रदेश से। अब इसकी लंबाई पूछी जाती है, तो इसकी लंबाई है टोटल 576 किलोमीटर। अब हमारे राजस्थान में इसकी लंबाई है 171 किलोमीटर। टोटल लंबाई 576 किलोमीटर, राजस्थान में 171 किलोमीटर। अब जैसे ये खांडू गांव बांसवाड़ा से प्रवेश करती है तो इस पर सबसे पहला बांध बना हुआ है माही बजाज सागर बांध। कौन सा बना हुआ है? माही बजाज सागर बांध। उसके थोड़ा सा आगे, ये हमारा माही बजाज सागर बांध हो गया, उसके थोड़ा सा आगे इस पर बना हुआ है कागदी पिकअप बांध। और कागदी पिकअप बांध, माही बजाज सागर बांध, दोनों की स्थिति पूछी जाती है तो बांसवाड़ा में। पूछा क्वेश्चन आएगा माही बजाज सागर स्थित है बांसवाड़ा में, कागदी पिकअप बांध स्थित है बांसवाड़ा में। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं हम, तो जाखम नदी जो प्रतापगढ़ से आती है वो हमारे नवाटापुरा गांव में आकर के, जो कि डूंगरपुर के स्थित है, वहाँ मिल जाती है। इधर से आती है बीचामेड़ा की पहाड़ियों से सोम नदी बीचामेड़ा की पहाड़ियों से आती है। जाखम नदी प्रतापगढ़ से आती है। और इधर से हमारी कौन सी आ रही है? माही नदी। जब सोम जाखम और माही ये तीनों क्या बना देती हैं? त्रिवेणी संगम बनाती हैं। त्रिवेणी संगम किस स्थान पर बनाती हैं? नवाटापुरा गांव में, बेणेश्वर धाम डूंगरपुर में। कौन सा बनाती हैं? बेणेश्वर धाम डूंगरपुर में ये त्रिवेणी संगम बनाती हैं। त्रिवेणी संगम कौन कौन सी नदियाँ बनाती हैं? माही नदी, जाखम नदी और सोम नदी। सोम नदी बीचामेड़ा से आ रही है, जाखम नदी प्रतापगढ़ से आ रही है, और जो हमारी माही नदी है वो मेमन झील अमरेरू हिल्स मध्य प्रदेश से आ रही है। इसकी लंबाई 576 किलोमीटर, राजस्थान में 171 किलोमीटर। इस पर माही बजाज सागर बांध, कागदी पिकअप बांध बने हुए हैं, उनकी स्थिति है बांसवाड़ा में। इससे हमने महत्वपूर्ण फैक्ट पढ़ लिए थे कि ये उल्टे यू आकार की है, दक्षिणी राजस्थान की स्वर्ण रेखा के नाम से जाना जाता है, आदिवासियों की गंगा के नाम से जाना जाता है, कांठल की गंगा के नाम से जाना जाता है, बागड़ की गंगा के नाम से जाना जाता है। हम जानते हैं दक्षिणी राजस्थान का बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और डूंगरपुर का जो क्षेत्र है उसे हम बागड़ प्रदेश के नाम से जानते हैं। अब जैसे ये नदी हमारे यहाँ से निकल करके गुजरात में जाती है, तो गुजरात में जाकर के ये एक बांध और बना हुआ है इस पर, कडाना बांध। कभी पूछ लेता है कडाना बांध किस नदी पर है? माही नदी पर। उसकी स्थिति क्या है? गुजरात के अंदर बना हुआ है। ये कौन सी नदी थी? हमारी माही नदी। सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है इस पर बेणेश्वर धाम डूंगरपुर का, जिसको माघ पूर्णिमा को इसका मेला लगता है। आगे चलते हैं हम। इसकी सहायक नदियां पूछी जाती हैं। अब इसकी ट्रिक सार्वभौमिक है। हे अना चारपाई पर सो जा, ए अना चारपाई पर सो जा। ए से एराव, अना से अनास, चा से चाफ, मैं से मो से मोरैन, सोम जाकम। सोम जाकम सबको याद रहती हैं, याद रखना। एक होती है मोरेल और एक होती है मोरैन, तो इसमें कौन सी मिलती है? मोरैन। कौन सी मिलती है? मोरैन। चाप, अनास, एराब। एराब को एक और नाम से जानते हैं, ईरू। किस नाम से जानते हैं? ईरू। तो इसकी वापस मेरे साथ दोहराएं। एराब, ईरू, अनास, चाप, मोरैन, सोम, जाखम, जाखम, सोम, मोरैन, चाप, अनास, एराब। एराब, अनास, चाप, मोरैन, सोम, जाखम। ये सहायक नदियां हैं किसकी? माही की। इसके उपनाम, तो उपनामों में पढ़ लिया हमने कांठल की गंगा। कांठल प्रतापगढ़ का जो क्षेत्र है, प्रतापगढ़ में जो माही का क्षेत्र है, माही का प्रभाव क्षेत्र है, उसे हम कांठल के नाम से जानते हैं। इसे बागड़ की गंगा कहा जाता है, आदिवासियों की गंगा कहा जाता है, दक्षिण राजस्थान की स्वर्ण रेखा है। और इसके फैक्ट उल्टे यू आकार की है। कौन सी है? उल्टे यू आकार की। एक और कर्क रेखा को 2 बार काटती है,
कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कौन सी नदी? हमारी माही नदी। और जो हमारी लिम्पोपो नदी है वो मकर रेखा को काटती है, और जो हमारी माही नदी है वो किसको काटती है? कर्क रेखा को। और कांगो या जायरो नदी है जो भूमध्य रेखा को काटती है। एक बार आप देख लें पुनः, 0 डिग्री, 23 डिग्री, ये 23 डिग्री नॉर्थ वाला है 23.5 डिग्री, और ये साउथ वाला है 23.5 डिग्री। इसको हम मकर रेखा के नाम से जानते हैं, इसको कर्क रेखा के नाम से जानते हैं, और इसको भूमध्य रेखा के नाम से जानते हैं। भूमध्य रेखा को कौन सी काटती है? कांगो या जायरो। कौन सी? कांगो या जायरे। इसको कौन सी काटती है? तो हमारी माही नदी। इसको कौन सी काटती है? तो इसको काटती है लिम्पोपो। लिम्पोपो। याद रखना, भूमध्य रेखा को कांगे या जायरो काटती है, कर्क रेखा को माही नदी काटती है, और मकर रेखा को लिम्पोपो नदी काटती है। तो ये तो थी हमारी माही नदी। अब माही नदी पर जो बांध बने हुए हैं हम उनके बारे में अध्ययन करते हैं। माही नदी पर कौन कौन से बांध बने हुए हैं? तो हमने पढ़ा था माही नदी पर जैसे ही हम राजस्थान में प्रवेश करते हैं तो हमें पहला बांध देखने को मिलता है माही बजाज सागर। अब माही बजाज सागर कभी जिले तो दे देता है, तो जिले दे देता है तो हमें तो याद है बांसवाड़ा। माही बजाज सागर बांसवाड़ा। लेकिन स्थान पर्टिकुलर स्थान पूछ लेता है तो कौन सा है? हमारा बोरखेड़ा। बोरखेड़ा के अंदर कौन सा स्थित है? माही बजाज सागर बांध। ये राजस्थान का सबसे लंबा बांध है। ये राजस्थान का सबसे लंबा बांध है। कौन सा? माही बजाज सागर। कहाँ स्थित है? बोरखेड़ा बांसवाड़ा में। कितना है? तो यह है 3.1 किलोमीटर। कितना लंबा है? 3.1 किलोमीटर। और अगर 3.1 किलोमीटर, और अगर इसके मीटर में पूछा जाता है तो 3109 मीटर या 3.1 किलोमीटर। राजस्थान का सबसे लंबा बांध माही बजाज सागर। स्थिति है बोरखेड़ा बांसवाड़ा में। लंबाई 3.1 किलोमीटर। मीटर में पूछता है तो 3109 मीटर। अब इस पर विद्युत उत्पादन किया जाता है, तो इस पर विद्युत उत्पादन 2 स्टेजों में किया गया था। पहले स्टेज में 50 मेगावाट, दूसरे में 90 मेगावाट। तो इस पर टोटल में बिजली कितनी उत्पादित हो रही है? 140 मेगावाट। जो 140 मेगावाट है वो उसकी जो विद्युत की सप्लाई है वो किस क्षेत्र में की जाती है? तो दक्षिणी राजस्थान में विद्युत आपूर्ति की जाती है। यानी कि जो दक्षिणी राजस्थान का जो आदिवासी क्षेत्र है उसमें विद्युत की आपूर्ति की जाती है। किससे? माही बजाज सागर बांध से। माही बजाज सागर बांध कहाँ स्थित है? बोरखेड़ा बांसवाड़ा के अंदर। लंबाई राजस्थान का सबसे लंबा बांध है। 3.1 किलोमीटर इसकी लेंथ है। मीटर में पूछा जाता है तो 3109 मीटर इसकी लंबाई है। इसके बाद में 2 स्टेजों में विद्युत उत्पादन किया गया था। पहले में 50, सेकंड में 90, दोनों को काउंट किया 140 दक्षिण राजस्थान में विद्युत की सप्लाई की जाती है। आगे ये तो हमारी माही नदी से बनने वाले फैक्ट थे। एक और था जाखम बांध। जाखम बांध कहाँ स्थित है? सीता माता अभ्यारण्य प्रतापगढ़ के अंदर। जाखम बांध प्रतापगढ़ में स्थित है, सीता माता अभ्यारण्य में। सीता माता अभ्यारण्य उड़ैन गिलहरियों के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है। ये तो था लंबा, तो लंबे में कौन सा था? 3.1 किलोमीटर। तो माही बजाज सागर। कौन सा? माही बजाज सागर। अब ये पूछा इसने, ये सबसे ऊंचा बांध है, यानी कि ऐसे लेंथ में पूछा है इसने, तो ये सबसे ऊंचा बांध है। सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो वो है हमारा जाखम बांध। जाखम बांध कहाँ स्थित है? प्रतापगढ़ में। कहाँ पर है? प्रतापगढ़ में। और ये कहाँ पर है? माही बजाज सागर बांसवाड़ा में। एक और पूछा जाता है हमसे कि जल भराव की क्षमता से सबसे राजस्थान का सबसे लंबा बांध, तो वो है राणा प्रताप सागर। कौन सा है? राणा प्रताप सागर। राणा प्रताप सागर। राणा प्रताप सागर की स्थिति कहाँ है? तो यह है रावतभाटा चित्तौड़ के अंदर। कहाँ स्थित है? रावतभाटा चित्तौड़ के अंदर। कौन सी नदी पर स्थित है? तो चंबल नदी पर स्थित है। कौन सी नदी पर स्थित है? चंबल नदी पर स्थित है। और वहीं रावतभाटा में चूलिया जलप्रपात भी चंबल नदी के ऊपर स्थित है। जब हम इसको चंबल को पढ़ेंगे तब और अच्छे से जान लेंगे। अभी सिर्फ फिलहाल इतना ही है जल भराव की दृष्टि से।
क्योंकि एक साथ फैक्ट लेने से थोड़ा सा आसान हो जाता है, बाद में कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि राणा प्रताप सागर भी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है, तो लेकिन हमें पता नहीं, अब इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं लंबे में। तो याद रखना, लंबा पूछा जाता है लंबाई में तो माही बजाज सागर, ऊंचा पूछा जाता है तो जाखम बांध प्रतापगढ़, ऊंचाई पूछी जाती है तो 81 मीटर, कितनी है 81 मीटर इसकी ऊंचाई है। इसकी लंबाई पूछी जाती है तो लंबी कितनी है ये 3.1 किलोमीटर। जल भराव की दृष्टि से सबसे बड़ा बांध राणा प्रताप सागर कहाँ पर है, रावत भाटा चित्तौड़ के अंदर स्थित है। इस पर एक और त्रिवेणी संगम, त्रिवेणी संगम पर हमने देखा था कि जो आप इनको अपने नोट्स में थोड़ा सा अच्छे से और क्लियरली और बना सकते हैं, जिसकी वजह से आपको और आसानी होगी इनको समझने में। त्रिवेणी संगम पर हमने देखा था सोम नदी, सोम नदी कहाँ से आ रही है, बीछा मेड़ा से, बीछा मेड़ा की जो पहाड़ियाँ हैं वो सोम नदी आती हैं। इधर से जाखम नदी आती है, जाखम नदी कहाँ से आती है, प्रतापगढ़ से, कहाँ से आती है, प्रतापगढ़ से। इधर से जा रही है हमारी माही नदी, कौन सी, माही। एक त्रिवेणी संगम बनाती हैं कहाँ पर, नवाटापुरा गांव, बेणेश्वर धाम, बेणेश्वर धाम डूंगरपुर में, कहाँ पर, डूंगरपुर में। यहाँ पर माघ पूर्णिमा को मेला लगता है। इस मेले की सर्वाधिक आने वाली जनजाति या जाति है वो है भील, कौन सी है, भील। तो याद रखना, माही नदी, जाखम नदी और सोम नदी, कौन सी है, सोम नदी। इन तीनों के संगम पर स्थित है नवाटापुरा, बेणेश्वर धाम डूंगरपुर में। माघ पूर्णिमा को यहाँ पर मेला लगता है और यहाँ पर सर्वाधिक आने वाली जाति कौन सी है, भील जनजाति आती है। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। ये तो हो गई हमारी माही नदी। अब छोटी है पश्चिमी बनास, थोड़ी सी है, याद रखना। इसका उद्गम स्थल पूछा जाता है तो नया सनवारा सिरोही से, नया सनवारा सिरोही से उद्गम है, किसका, पश्चिमी बनास का। पश्चिमी बनास का उद्गम स्थल क्या है, नया सनवारा सिरोही से। अब इसका अपवा क्षेत्र पूछ लिया जाता है तो इसका अपवा क्षेत्र सिरोही के अंदर स्थित है या सिरोही के अंदर ही बहती है, क्योंकि सिरोही के तुरंत बाद हमारे क्या लग जाता है, गुजरात लग जाता है। तो ये कच्छ के रण गुजरात में जाकर के क्या हो जाता है, इसका विलय हो जाता है। इसकी नदियाँ पूछ लेता है कभी कि पश्चिमी बनास की सहायक नदी तो कुकड़ी और सूकली। उधर सूकड़ी थी जो लूनी की सहायक नदी थी, ये कौन सी है, सूकली, जिसे हम सीपू के एक और अन्य नाम है सीपू के नाम से जानते हैं। जो पश्चिमी बनास है इससे सबसे अधिक पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि डीसा और आबू किस नदी के किनारे स्थित हैं, तो पश्चिमी बनास के। डीसा कहाँ है, गुजरात में स्थित है, और जो आबू है वो कहाँ स्थित है, वो हमारे सिरोही में स्थित है। पुणे पश्चिमी बनास उद्गम नया सनवारा सिरोही से होती है, सहायक नदी कुकड़ी, सूकली या सीपू है, इसके डीसा नगर गुजरात और आबू सिरोही इस नदी के किनारे स्थित हैं। अंत में जाकर के कच्छ के रण में जाकर के इसका विलय हो जाता है, कच्छ का रण गुजरात में इसका विलय हो जाता है। ये तो थी हमारी पश्चिमी बनास। अब एक और नदी है, अभी तक हमने लूनीपल्ली, माहीपल्ली, पश्चिमी बनास पढ़ ली। अब हमारी लास्ट बचती है साबरमती नदी। साबरमती नदी का उद्गम स्थल पूछा जाता है तो साबरमती का उद्गम स्थल है हमारा पदराना पहाड़ी उदयपुर। पदराना की पहाड़ी उदयपुर से इसका उद्गम होता है, किसका, साबरमती का। उद्गम कहाँ से होता है, तो उद्गम होता है पदराना पहाड़ी उदयपुर से। आगे इसमें मिलती है सेई, हथमती, मेशवा, बेतरख, मानसी, वाकल। बे से हमें माँ बाप चाहिए, तो ये इसकी ट्रिक है, बे से हमें माँ बाप चाहिए। वे से बेतरख, से सेई, बे से हमें, ऐसे हतमती, में से मेशवा, मावा, माँ से मानसी, वा से वाकल। ये सार्वभौमिक ट्रिक हैं जो सभी को याद है और हम भी इन्हीं को लगाते हैं, क्योंकि अगर हम दूसरी ट्रिक बनाते हैं आपके लिए, आप सोचते हो कि ना गुरुजी तो बहुत अच्छे हैं, वह दूसरी ट्रिक लेके आए हैं, लेकिन इससे आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। इस वजह से हम जो ट्रिकें चलती आ रही हैं उन्हीं को दोहराने का प्रयास करते हैं, क्योंकि इसकी वजह से आपके दिमाग में कोई नेगेटिव थॉट्स या नेगेटिव ट्रिकें नहीं आए, उनकी वजह से आपके सवाल गलत नहीं हो।
यहाँ पर सवाल ये नहीं है कि हम कितने विद्यमान हैं उसको साबित करना, यह सवाल है कि आपको परीक्षा हॉल में कैसे पेपर अटेंड करना है, आपको सफलता कैसे दिलानी है, उसका सवाल है। यहाँ पर विद्यमान का सवाल नहीं है। इसलिए हम भी उन्हीं ट्रिकों को यूज़ करते हैं जो कि चलती आ रही हैं, क्योंकि इसकी वजह से नई ट्रिक बनाते हैं तो फिर माइंड में रिलोड होती है, और रिलोड होने के बाद में कभी कभी जैसे ही हम एग्ज़ाम हॉल में बैठते हैं, एग्ज़ाम हॉल में बैठने के बाद में हमने पेपर टाइप किया माइंड के अंदर टाइप किया किसका, हमने मान लिया उदाहरण ले लिया साबरमती की सहायक नदियों का पेपर टाइप किया, साबरमतियों की नदी का पेपर टाइप हुआ। उसके बाद में ट्रिक का नंबर आया कि इसकी सहायक नदियाँ बताइए। तो अब हमारे जैसे ही माइंड में पेपर रिलोड हुआ, माइंड में जाते ही उधर की ट्रिक और इधर की ट्रिक दोनों कंबाइंड हो गई। कंबाइंड होने के बाद में दोनों आपस में टकराई, आपस में टकराने के बाद में उनमें क्या हुआ, उनमें बिजली उत्पन्न हुई और वो नष्ट हो गई। अब जैसे ही रिलोड होता है हमारा माइंड तो आ जाता है कि डाटा नॉट फाउंड, यानी कि ये डाटा हमें प्राप्त नहीं हुआ। तो इस वजह से हम उन्हीं ट्रिकों को यूज़ कर लेते हैं जो पहले से चली आ रही हैं, इसकी वजह से आपको नुकसान ना उठाना पड़े। तो इसकी ट्रिक आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, वैसे हमें मावा चाहिए। क्या चाहिए इनको, मावा चाहिए। साबरमती वालों को क्या चाहिए, मावा चाहिए। वैसे बैतरक, से ऐसे हतमती, में से है मेसवा, माँ से है मानसी, वा से है बाकल। तो ये साबरमती नदियों की जो ट्रिक थी वो है। अब एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, वो है कि गांधीनगर, अहमदाबाद, साबरमती, ये तीनों जो स्थान हैं जो गुजरात के हैं वो किस नदी पर स्थित हैं, साबरमती नदी पर स्थित हैं। गांधीनगर गुजरात का, साबरमती, अहमदाबाद गुजरात का, साबरमती। साबरमती स्थान साबरमती नदी पर स्थित है और गुजरात में स्थित है। अंततः आकर खंबात की खाड़ी गुजरात में इसका विलय हो जाता है। इसकी लंबाई पूछी जाती है तो लंबाई है 416 किलोमीटर। कितनी है, 416 किलोमीटर। पूरी लंबाई पूछी जाती है 400 किलोमीटर, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की लंबाई कितनी है, 416 किलोमीटर। लेकिन अगर राजस्थान की बात की जाती है तो कितनी है, 41 किलोमीटर। 41 किलोमीटर किसकी है, सिर्फ राजस्थान की। टोटल 416 किलोमीटर राजस्थान में है, इसकी 41 किलोमीटर। उद्गम स्थल पदराना पहाड़ी उदयपुर से होता है। इसकी वैसे हमें मावा चाहिए, बेतरक से, और मावा हमें है से हतमती, में से मेसवा, और फिर मावा मानसी और बाकल। तो ये इसकी सहायक नदियाँ। तो ये तो थी हमारी साबरमती नदी। अब इन पर जो जल सुरंगें बनी हुई हैं, सेई जल सुरंग पहली जल सुरंग है हमारे राजस्थान की। सेकंड जल सुरंग है हमारी मानसी बाकल। कौन सी है, सेकंड जल सुरंग। पहली है सेई जल सुरंग जो उदयपुर से पाली पे स्थित है। हमने पढ़ा था कि जवाई बांध है, जवाई बांध को सेई जल सुरंग से पानी की आपूर्ति की जाती है। जब जवाई बांध में पानी नहीं रहता, पानी की कमी आ जाती है, तो उदयपुर वाली जो सेई जल सुरंग है उससे जवाई बांध को पानी की जलापूर्ति की जाती है। सेकंड जो हमारी है वो है मानसी बाकल। मानसी बाकल जो कि उदयपुर के अंदर स्थित है, और ये देवास परियोजना को जलापूर्ति करती है। ये किसको करती है, देवास परियोजना को जलापूर्ति करती है। जो हमारा बांसवाड़ा है उसे 100 द्वीपों का शहर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, 100 द्वीपों का शहर। विशेष याद रखना, बहुत बार एग्जाम में पूछ भी लिया गया है, इतना खास नहीं है, आपको याद होगा, पर फिर भी याद रख लेना, क्योंकि ये छोटी छोटी जानकारियाँ हमारे मस्तिष्क से निकल जाती हैं और इनका खामियाजा हमें जब नहीं होता, जब हम एग्ज़ाम दे के आते हैं, इनका खामियाजा जब होता है जब हमारा सिलेक्शन 0.1 0.2% से या 1 नंबर से या 2 नंबर से रह जाता है। और जो परिस्थितियाँ उस टाइम बनती हैं जब रिश्तेदार, घर वालों के ताने सुनने को मिलते हैं कि तुमने पूरी साल क्या किया था, पढ़ाई नहीं की थी, तब हमें थोड़ा सा अजीब फील होता है। तब सोचते हैं काश मैं उस क्वेश्चन को सही करके आ जाता तो आज मुझे ये सामाजिक ताने सुनने नहीं पड़ते। तो ये तो थे हमारे आज अरब सागर का जो अफवाह तंत्र था, हमने आज उसका अध्ययन कर लिया।
तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये अरब सागर वाला अफवाह तंत्र है वो अच्छे से समझ में आया होगा। इस क्लास को ज़्यादा लंबा नहीं बनाने का कारण यही है कि आपको थोड़ा सी बोरियत फील ना हो। हम इसको 3 क्लासों में डिवाइड कर लेंगे जिससे आप आसानी से और बहुत ही आसान तरीके से समझ पाओगे। इसे वापस आप दोहरा लेना, तो इससे आपकी जो मस्तिष्क में आपने पढ़ा है वो थोड़ा सा और रिकॉल हो जाएगा और ये थोड़ी सी और लंबे समय तक हमारे चलता जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्लास है वो बहुत अच्छी लगेगी। इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर अपने दोस्त जो भी साथी हैं, रिश्तेदार हैं, वो तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए भेजें। और एक लाइन जो आज याद आ रही है कि हे प्रिय इस वर्ष भी तुम रह लो कुंवारी, कि हे प्रिय इस वर्ष भी तुम रह लो कुंवारी, क्योंकि पेपर देखकर हिल गया तुम्हारा IAS अधिकारी। CSC पावर्ड बाय CSC 2023। तो इसी के साथ में आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं हम नई कक्षा के साथ में। जब तक मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, निरंतर स्वाध्याय में व्यस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।